अस्सलामु अलैकुम साथियों, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद उर्दू क्लासेस से अब्दुल हसीन आपका इस्तेमाल करता हूँ। यूपी टीजीटी उर्दू 2021 की क्लास में आज की ये दूसरी क्लास है। हम पढ़ रहे हैं उर्दू ज़बान का आगाज़ व इर्तिक़ा। तो हमने इससे पहले पढ़ा था कि मुख्तलिफ़ अदीबों के नज़रियात कि उर्दू की इब्तिदा कहाँ हुई, उनके जो नज़रियात थे वो पढ़े थे। फिर हमने पढ़ा था मराठी, प्राकृत और शौरसैनी, मागधी, अर्धमागधी और पैशाची। तो उसी के मुतालिक कुछ और पढ़ेंगे। चलिए आज हम देखते हैं कि हमारे इम्तिहान के लिए अहम हिस्सा क्या हो सकता है। आप देख रहे होंगे कि दो आबा शौरसैनी प्राकृत का इलाक़ा था। हमने बताया था कि शौरसैन जो है ये मथुरा का इलाक़ा होता है। उसी को जो है पुराने ज़माने में या कदीम ज़माने में कह सकते हैं कि शौरसैन मथुरा ही का नाम रहा है। तो शौरसैनी प्राकृत ये मथुरा के इलाक़े में बोली जाती थी। जल्द ही इसने शौरसैनी अपभ्रंश का रूप इख्तियार कर लिया। शौरसैनी प्राकृत ने क्या किया? शौरसैनी अपभ्रंश का रूप इख्तियार कर लिया और 200 बरस के अंदर पूरे शुमाली हिंदुस्तान पर छा गई। यानी पूरे उत्तरी भारत पर जो है शौरसैनी प्राकृत जो थी वो शौरसैनी अपभ्रंश का रूप इख्तियार करने के बाद 200 सालों के अंदर उत्तरी भारत पर ये छा गई। चुनांचे 10वीं सदी ईस्वी में जब मुसलमान बड़ी तादाद में शुमाली हिंदुस्तान पहुँचे यानी उत्तरी भारत में आए तो यहाँ इस ज़बान का दौरा था। यानी यहाँ पर जो है शौरसैनी अपभ्रंश का इस्तेमाल बखूबी किया जाता था। इस ज़बान को खड़ी बोली कहा जाता है। आपसे सवाल पूछा जाता है कि किस ज़बान को खड़ी बोली कहा जाता है, तो शौरसैनी अपभ्रंश को खड़ी बोली कहा जाता है। इसे हिंदुस्तानी का नाम भी दिया जा सकता है, यानी शौरसैनी अपभ्रंश को हिंदुस्तानी भी कहा जाता है। मुसलमान अपने साथ फ़ारसी अरबी अल्फाज लाए थे, इसमें कोई शक नहीं, आप जानते हैं। यानी उसमें खड़ी बोली या हिंदुस्तानी में दाखिल होने लगे, जिसके नतीजे में उर्दू ज़बान वजूद में आई। तो जो अरबी और फ़ारसी के अल्फाज लेकर के आए वो शौरसैनी अपभ्रंश में शामिल होने लगे, जिसके नतीजे में उर्दू ज़बान का वजूद हुआ। यही नज़रिया मसूद हुसैन ख़ान ने पेश किया है। और उर्दू ज़बान के आगाज़ के बारे में जितने भी नज़रियात आपने पढ़ा, चाहे मीर अमन का पढ़ा, सैयद सुलेमान नदवी का पढ़ा, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का पढ़ा, या अख्तर शीरानी का आपने पढ़ा, या जो है और जो दूसरे अदीब हैं उनका पढ़ा, उनमें यही सबसे ज़्यादा काबिल कबूल है। यानी मसूद हुसैन ख़ान का जो नज़रिया है कि उर्दू दहली और उसके अतराफ़ में फली फूली है, ये नज़रिया सबसे काबिल कबूल है और इसको खड़ी बोली भी कहा जाता है। अब आप देखते होंगे कि मुसलमानों के काफ़िले यके बाद दीगरे अफ़गानिस्तान के रास्ते पंजाब और पंजाब से दिल्ली पहुँचते हैं और मकामी बाशिंदों से उनके मेल जोल से इस नई ज़बान की इमारत उठती चली जाती है। यानी जब मुसलमान आए तो अफ़गानिस्तान के रास्ते से पंजाब आए, पंजाब से दिल्ली पहुँचे और यहाँ के लोगों से जो मेल जोल हुआ, जो ज़बानों का जो है तबादला हुआ, यानी उनका जो है आदान प्रदान हुआ, उससे जो है उर्दू की बुनियाद पड़ी और उसने तरक्की की। इस नई ज़बान को पहले हिंदी कहा जाता था, फिर हिंदवी, रेख्ता वग़ैरह के नामों से याद किया गया, फिर इसी ने उर्दू का नाम पाया। इसको उर्दू मुअल्ला भी कहा जाता है। उस ज़माने के फ़ारसी और तुर्की शोरा ने भी इस तरफ तवज्जो की और अवामी ज़बान में शेर भी कहे। आप देखेंगे कि ख्वाजा मसूद साद सलमान, जिनका इंतकाल 1125 ईस्वी और 1130 ईस्वी के दरमियान हुआ, फ़ारसी और तुर्की के अलावा देसी ज़बान में भी शेर कहते थे। ख्वाजा मसूद साद सलमान जो है ये 1130 और 1125 के दरमियान का इनका ज़माना रहा है। यानी 1130 में इनकी पैदाइश थी और 11 इनका इंतकाल जो हुआ है 1125 और 1130 के दरमियान में हुआ है, मुतय्यन नहीं है। तो ये फ़ारसी के अलावा जो है जो देशी ज़बान थी भारत की, हिंदुस्तान की, उसमें भी शेर कहते थे। उनका ये दीवान आज मौजूद नहीं है जिसमें इन्होंने शेर कहा था, इसलिए यकीन के साथ तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये ख़याल और गुमान है कि उन्होंने फ़ारसी अरबी अल्फाज से भरी हुई पंजाबी ज़बान में शेर कहे होंगे। अब उसके बाद जो है पृथ्वीराज रासों में आप देखेंगे असवार को सिवार, शहनाई यानी शहनाई, कमान यानी कमान अरबी,
यानी अरबी वगैरह अल्फाज मिलते हैं। पृथ्वीराज रासो जो है, जो चंद्रप्रदाई ने लिखा है, उसमें जो असवार, सेवार आप कहते हैं कंगन को, शहनाई, कमान वगैरह और अरबी अल्फाज मिलते हैं। उसके तकरीबन 100 साल बाद खुसरू का कलाम वजूद में आता है। यानी पृथ्वीराज रासो के 100 साल के बाद जो है अमीर खुसरू का जो कलाम पाया जाता है। उनके गीतों पर तो ब्रज भाषा का असर बहुत ही नुमाया है, लेकिन उनकी पहेलियों और उनकी मुकरनियों और उनकी बातों में, यानी सुखनों का मतलब होता है बातों में, खड़ी बोली का इस्तेमाल मिलता है। कहीं खड़ी बोली और ब्रज भाषा का इम्तिजाज नज़र आता है, यानी दोनों का मेल जोल नज़र आता है। उनका ऐसा कलाम भी है जिसमें एक मिसरा फ़ारसी में है तो दूसरा मकामी बोली में। वजह यह है कि उस वक्त तक यहाँ की बोलियों और ज़बान ने कोई वाज़ेह शक्ल इख्तियार नहीं की थी। आइए मिसाल देखते हैं। खुसरू के कलाम से कुछ मिसालें आप ले सकते हैं। उनका ये मिसरा है, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस। अब देखिए, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, केस मतलब होता बाल, चल खुसरू घर आपने रैन भई चौदेस। तो इसमें आप देखेंगे कि कुछ अल्फाज तो मकामी बोली के आपको मिल रहे हैं और कुछ अल्फाज जो है फ़ारसी वगैरह के मिल रहे हैं या उर्दू के मिलेंगे। अगला मिसरा है, बाला था जब मन को भाया, बड़ा हुआ कुछ काम न आया, खुसरू कह दिया उसका नाव, बूझे नहीं तो छोड़े गाँव। इन्होंने पहेली के तौर पर कहा। अब इसमें जो है इन्होंने दिया क्यों ताबीर किया है, बाला था जब मन को भाया, बड़ा हुआ कुछ काम न आया, खुसरू कह दिया उसका नाव, बूझे नहीं तो छोड़े गाँव। तो दिया के बारे में इन्होंने कहा था। और देखिए आसमान के बारे में इन्होंने एक शेर लिखा, एक थाल मोती से भरा, सबके सर पर औंधा धरा, चारों ओर वो थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे। तो इन्होंने पहेली के तौर पर ये भी कहा आसमान के मुताल्लिक़। तो इसमें भी आप देखेंगे तो देशी ज़बान के अल्फाज और मकामी बोली के अल्फाज के साथ साथ जो तब्दीली हो रही थी, यानी अरबी फ़ारसी के अल्फाज का इस्तेमाल करके उर्दू की जो का वजूद हो रहा था, उसके अल्फाज भी आपको मिल रहे हैं। और इनके जो गज़ल हैं वो देख लीजिए, ज़ुहाल मिस्की मकुन तगाफुल, दौराए नैना बनाए बतियाँ, किताब हिजरा नदारम ऐजा, नकाह लीहों लगाए छतियाँ। कह रहे हैं ज़ुहाल मिस्की मकुन तगाफुल, यानी मिस्कीन की हालत जो है उससे आप गफलत ना बरतो। दौराए नैना बनाए बतियाँ, कह रहे हैं हमारे आँख जो है, ये आशिक का जो आँख है वो बातें बना रहा है अपने माशूक़ से। किताब हिजरा नदारम ऐजा। अब अमीर खुसरू कहते हैं कि ए मेरी जान, ए मेरी महबूबा, अब मुझ में जो है और जुदाई की ताब और ताकत नहीं है। नकाह लीहूँ लगाए छतिया, अरे ऐसा क्यों नहीं करती हो कि मुझको अपने सीने से चिपका लो, अपने छाती से लगा लो। तो यहाँ देखेंगे तो और भी ज़्यादा निखर कर उर्दू के अल्फाज सामने आ रहे हैं। अब आगे बाद साथियों ने ख्याल ज़ाहिर किया कि ये कलाम खुसरू का नहीं है, बल्कि उनसे गलत मंसूब कर दिया। लेकिन हकीकत यह है कि उन्होंने अपने एक फ़ारसी शेर में ख़ुद को तोतिए हिंद कहा। तो ऐसे सवाल बनते हैं कि तोतिए हिंद किसका खिताब है? तो अमीर खुसरू ख़ुद को तोतिए हिंद कहते हैं और अपने हिंदवी कलाम पर उन्होंने फ़ख्र किया है। उनका हिंदवी कलाम बिलाशुबह वही है जिसकी मिसाल ऊपर गुज़र चुकी है। और आगे देखेंगे तो अकबर आज़म के ज़माने तक पहुँचते पहुँचते यानी इस ज़बान को, यानी उर्दू को इतनी अहमियत हासिल हो गई थी कि आईन अकबरी में अबुल फ़ज़ल इसे ज़बान हिंदी के साथ साथ ज़बान वक्त और ज़बान रोज़गार के नाम से भी याद करता है। यानी आईन अकबरी में जिसको अबुल फ़ज़ल ने लिखा था, उसमें उर्दू को ज़बान हिंदी यानी हिंदुस्तानियों की ज़बान, और ज़बान वक्त यानी वर्तमान समय की ज़बान, और ज़बान रोज़गार यानी ज़माने की जो है ज़बान कहा था। ख़ुद अकबर के बारे में आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि अकबर ने अपनी हिंदुस्तानी रानियों से इसी ज़बान में गुफ्तगू किया था। यानी ख़ुद अकबर अपने जो है रानियों से उर्दू में बात किया करता था। उसने बहुत सी चीज़ों के हिंदुस्तानी नाम तजवीज़ किए। और जहांगीर के ज़माने में अफजल पानीपती ने 1625 ईस्वी में बुकट कहानी के नाम से एक 12 मासा लिखा। ये पूछा जाता है कि 12 मासा बुकट कहानी किसने लिखा था? तो अफजल पानीपती ने लिखा था, जिसका आज उर्दू क्लासिक में शुमार होता है। ये तो कुछ तारीख़ी वाक़यात हैं उर्दू के मुतालिक।
अब देखें शाहजहाँ के दौर में क्या होता है। शाहजहाँ के दौर में जो है सरकारी मुलाजमीन के लिए ज़बान का जानना लाजमी करार दिया गया। यानी उर्दू का जानना जो है शाहजहाँ के ज़माने में हर मुलाजमीन के लिए जो सरकार के अधीन काम करते हैं, उनके मातहत काम करते हैं, ज़रूरी है कि उनको उर्दू आती हो। इसी अहद में चंद्रभान बरहमन जो थे, जिनकी पैदाइश 1574 और वफ़ात 1662 ईस्वी में हुई थी, उन्होंने बहुत ही अच्छे अशार कहे हैं, जिसको इस तरह से आप देख सकते हैं। खुदा ने किस शहर इंदर हमन को लाए डाला है, न दिलबर है, न साक़ी है, न शीशा है, न प्याला है। तो देखिए चंद्रभान बरहमन होते हुए भी इन्होंने उर्दू ज़बान में कितने बेहतरीन अंदाज में अशार कहे हैं। आप घबराएंगे नहीं साथियों, ये तो कुछ तारीख़ी वाक़यात है, इसमें ऐसे ही पढ़ सकते हैं। बाकी जब ये चैप्टर पूरा होगा तो इसके मुताल्लिक़ हम सवाल भी हल करेंगे, है ना। इसलिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी चैप्टर पूरा होगा उसके मुताल्लिक़ जो सवाल बनते हैं हम लोग उसको हल करते हुए चलेंगे। और हाँ, ख़ुद भी पढ़ें और अपने दूसरों दोस्तों को भी इसकी दावत दें और उनके पास इस वीडियो को शेयर करते रहें और हमारे साथ जुड़ करके आप अपने आप को हिंदुस्तान की जो है तरक्की में शामिल करें। क्योंकि उस्ताद जो होता है ये मुल्क का जो है मेमार होता है। आगे देखते हैं। औरंगज़ेब के अहद यानी उसके ज़माने में अक्सर मकतबों और मदरसों का ज़रिए तालीम उर्दू ज़बान नज़र आती है। मकतब होता है जो इब्तदाई तालीम यानी प्राइमरी के लिए होता है, और मदरसा जो है आला तालीम के लिए होता था। इसी ज़माने में सन 1700 ईस्वी में वली दक्कनी, जिनको आप कहते हैं, या वली जो है औरंगाबादी आप कहते हैं, वो सन 1700 ईस्वी में दिल्ली आए और फिर वापस चले गए। और फिर 1719 में ख़ुद उनका दीवान दिल्ली पहुंचा। यहाँ की ज़बान को वली अपनी ज़बान से ज़्यादा साफ पाते हैं, यानी दिल्ली की ज़बान को जो है वली अपनी ज़बान से ज़्यादा बेहतर पाते हैं और उसी का असर कबूल करते हैं। ये वली के सफ़र दिल्ली ही का नतीजा है कि उनकी ज़बान निखरती चली जाती है। यानी जब वो सन 1700 में आए, फिर 1719 में जब उनका दीवान दिल्ली पहुंचा तो उसने जो है उर्दू की तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा किया। क्योंकि वो 1700 में आए थे, उन्होंने देखा था कि यहाँ की ज़बान बहुत साफ़ सुथरी है, चुनांचे इसी ज़बान में उन्होंने शायरी शुरू की। औरंगज़ेब की फ़तह दक्कन से शुमाल और जनूब के दरमियान हायल दीवार गिर जाती है। यानी जब औरंगज़ेब ने दक्कन को जीत लिया तो जो उत्तर और दक्षिण के दरमियान एक दीवार बना दी गई थी कि ये उत्तरी इलाका है, ये दक्षिणी इलाका है, वहाँ से अब ये दीवार ख़त्म हो जाती है और ज़बान में यकसानियत हमारी पैदा होने लगती है। यानी अब ये मान लिया गया कि पूरा एक ही इलाका है, तो दोनों जगह की ज़बानों में क्या हुआ, यकसानियत और बराबरी पैदा होने लगती है। उर्दू ज़बान की तरक्की के लिए रास्ता खुल जाता है, हमवार हो जाता है, और फ़ारसी उसके रास्ते से हट जाती है। समझ में बात आई। अब हम देखेंगे तो इस तरह से उर्दू का वजूद हुआ और उसकी तरक्की की राहें हमवार होती चली गईं। उर्दू ज़बान और अदब का दौर उरूज आज ये देखते हैं कि ये तो इब्तिदा के बारे में, उसकी तरक्की के बारे में था। तो जब ये अपने पूरे उरूज पर पहुंचती है तो क्या माहौल था उसको देखते हैं। उर्दू ज़बान और अदब की तरक्की का बाकायदा आगाज़ उसी दिन हो गया था जिस दिन दिल्ली के शोरा ने कलाम वली से पहली बार रोशनासी हासिल की थी। जब वली दक्कनी का कलाम 1719 ईस्वी में दिल्ली आया था और दिल्ली के शोरा ने उनके कलाम को देखा था, तो उसी दिन से उर्दू ज़बान और अदब की तरक्की का आगाज़ शुरू हो गया था। और दिल्ली के शोरा को ये एहसास हो गया था कि ये कजमुज ज़बान भी इस काबिल है कि इसमें शायरी की जा सकती है। चुनांचे शाह हातिम, शाह मुबारक, आबरू और मिर्ज़ा मजहर जाना जैसे बुलंद पाया शोरा इस तरफ मुतवज्जे हुए। उसके बाद शायरी के सुनहरी दौर का आगाज़ होता है। यानी जब कलाम वली दिल्ली आता है 1719 में, तो यहाँ के शोरा उस तरफ मुतवज्जे होते हैं और जो है शायरी के सुनहरे दौर का यानी गोल्डन अहद का आगाज़ होता है। इस दौर में यानी शायरी के सुनहरे दौर में मीर तक़ी मीर, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा और ख्वाजा मीर दर्द ने उर्दू शायरी को ज़मीन से आसमान पर पहुंचा दिया। फिर उसके बाद एक वक्त वो आता है कि दिल्ली उजड़ जाती है, यानी कंपनी का जो है गलबा हो जाता है और मुग़लिया सल्तनत उजड़ने लगती है और शायरी की महफ़िल
वहाँ से उजड़ कर एक महफिल लखनऊ में आरास्ता होती है। मगर दिल्ली और लखनऊ की शायरी का अंदाज़ अलग अलग है। दिल्ली की शायरी में दाखिलीपन था और लखनऊ के शायरी में खारजीपन था, क्योंकि यहाँ तन आसानी और दिलबस्तगी के सारे सामान यानी आयशो आराम के सामान लखनऊ में मुहैया थे, तो इनको ज़िंदगी के दाखिली उमूर से कोई ताल्लुक़ नहीं था। इसलिए यहाँ की शायरी में हल्कापन होना बिल्कुल फितरी बात थी। धीरे धीरे दिल्ली की उजड़ी महफिल फिर से बसी, और जब फिर बसी तो गालिब, मोमिन और ज़ौक़ की दिल्ली बनी। इन शायरों के दम से शायरी को खूब तरक्की हासिल हुई और उसके बाद नसर में भी बाज़ बुलंद पाया दास्तानें वजूद में आईं। उर्दू ज़बान व अदब तेज़ी से तरक्की की मंजिलें तय करते रहे। तारीख़ का वलट पलट गया। तारीख़ का वरक़ क्या हुआ? पलट गया। मुल्क में आग सी लग गई। सजी सजाई महफिलें चश्मे ज़दन में उजड़ गईं। कुछ ही दिनों में दुनिया ने सुन लिया कि हिंदुस्तान से मुग़ल सल्तनत का ख़ात्मा हो गया और कंपनी बहादुर का सिक्का चलने लगा। अदब के तालिब इल्म के लिए इस खोचका बाब से वाकिफ़ होना भी ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये था दौर उरूज और उर्दू ज़बान की इब्तिदा। आगे वाली वीडियो में यानी अगली वीडियो हम देखेंगे कि 1857 की नाकाम बगावत और फिर उर्दू का क्या हाल होता है। यानी अगली वीडियो में हम उर्दू के आगाज़ व इर्तिक़ा और उसके दौर उरूज के पूरे चैप्टर को ख़त्म करेंगे। फिर चौथी क्लास में हम इसके मुतालिक सवाल लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा लेते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल अहमद उर्दू क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पसंद आए, आपको ये लगे कि इसमें